तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की जो टॉपिक है वो आज से थोड़ी हार्ड होने वाली है, क्योंकि आज के बाद से आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी टुवर्ड्स किसके तरफ, ग्लूकोज के तरफ। कि ग्लूकोज अब एक सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर में नहीं रह गया, अब ये क्या रह गया है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में चला गया है। और साइक्लिक स्ट्रक्चर में मैं अपने दोस्तों से पूछा, मैंने 12th में चीज़ें पढ़ी हैं तो मुझे जल्दी समझ में नहीं आई थी, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने के बाद से और बार बार चीज़ों को समझने के बाद से और हार्वर्ड भैया की सारे रूल्स को पढ़ने के बाद से वो चीज़ें मुझे समझ में आई। तो मैं ये जो आज पढ़ाने वाला हूँ आपको, वो भी आपको अच्छे से नोट डाउन करना है और 2 से 3 बार रिवाइज करना है, तभी ये चीज़ें आप क्या करेंगे, मगअप कर पाएंगे और लिख पाएंगे। और यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो एक लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन तो मैं 100% कह सकता हूँ कि इस बार ये क्वेश्चन तो आएगा ही बायोमॉलिक्यूल से, क्योंकि सबसे हार्डेस्ट टॉपिक से ही क्या होते हैं, आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और ये आपका हार्डेस्ट टॉपिक है। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में क्या कहा था कि मैं आज किसकी बात करने वाला हूं। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको आज पता होगा कि हम आज बात करने वाले हैं लिमिटेशंस की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉपी किताब निकाल लीजिए और हेडिंग डालिए लिमिटेशंस ऑफ अ साइक्लिक, लिमिटेशंस ऑफ अ चेन स्ट्रक्चर ऑफ किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, तो पहली चीज जो ग्लूकोज के जो लीनियर स्ट्रक्चर हो उसको क्या बताती है, गलत बताती है। वो कौन सी चीज है, ग्लूकोज डज नॉट शो 2,4 DNP टेस्ट, सिप्स बेस टेस्ट और आपका NaHCO3 एडिशनल प्रोडक्ट, ये तीनों टेस्ट ग्लूकोज नहीं देता। अब क्यों नहीं देता सर, देखो ग्लूकोज के पास कौन सा है, ग्लूकोज क्या है, एक तरह उसके पास है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, वो क्या है, एक एल्डोज है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी या मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, बस आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि जितने भी एल्डिहाइड्स होते हैं वो आपके 2,4 DNP टेस्ट देते हैं, सिप्स बेस टेस्ट देते हैं और आपके NaHCO3 एडिशनल प्रोडक्ट भी देते हैं। वो सारे टेस्ट जो मैंने पहले कराए थे उनके अलावा भी। ठीक है, लेकिन जो ग्लूकोज है वो 2,4 DNP टेस्ट नहीं देता है। आप कितने लोग पूछेंगे सर ये DNP क्या होता है, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। देखा, DNP का बेटा मतलब होता है डाई, डी का मतलब होता है डाई, N का मतलब होता है नाइट्रो और P का मतलब होता है फेनिल। 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल टेस्ट जो होता है वो सारे एल्डिहाइड्स देते हैं, लेकिन आपको ग्लूकोज नहीं देता है। सिप्स बेस टेस्ट जो होता है वो भी ग्लूकोज नहीं देता, और आपका NaCO3 एडिशनल प्रोडक्ट्स जो बनते हैं आपके, वो भी क्या कहता है, ग्लूकोज नहीं देता। चलिए ये बात तो समझ में आ गई। अब दूसरी लिमिटेशंस क्या थी, दूसरी लिमिटेशंस यह थी, मैंने आपको बताया था जब मैं एविडेंसेस ऑफ ग्लूकोज पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको लास्ट एविडेंस में पेंटा एसीटेट बना के दिखाया था। और पेंटा एसीटेट वो कैसे बना था, वो पेंटा एसीटेट ऐसे बना था कि जितने भी आपके 5 क्या थे, कौन से ग्रुप थे, हाइड्रोक्सी ग्रुप थे, वो रिप्लेस हो गए थे आपके एसिटाइल ग्रुप से। ठीक है, लेकिन यहाँ बात देने वाली ये है कि पेंटा एसीटेट क्या करता है, आपके NaH2OH के साथ क्या करता है, रिएक्शन नहीं करता और आपका ऑक्साइम का फॉर्मेशन नहीं करता। लेकिन अगर वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में हो तो ऑक्साइम नहीं बना रहा, लेकिन लीनियर स्ट्रक्चर में था तो क्या कर रहा था, वो NaOH2 के साथ क्या कर रहा था, रिएक्ट कर रहा था। लेकिन पेंटा स्टेट में वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। इससे मुझे क्या बात पता चलती है, दाओ स्ट्रेट चेन ऑन डायरेक्ट रिएक्शन फॉर्म्स एंजाइम, साइक्लिक स्ट्रक्चर डजंट। मतलब जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया वो क्या करता है, NaOH2 के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन जो आपका चेन स्ट्रक्चर होता है, जो लीनियरली चेन स्ट्रक्चर होता है, वो आपको क्या करता है, ऑक्साइम का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ से एक चीज मुझको ये क्लियर हो जाती है कि जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस तो है, लेकिन वो क्या है, आपका एल्डिहाइड क्या नहीं है, फ्री नहीं है। फ्री इसलिए नहीं है कि वो आपस में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है और किस नंबर के कार्बन के साथ वो बॉन्ड फॉर्म करता है। एक चीज और ध्यान देने वाली है, मैंने जो यहाँ पे नोट करके लिखी है, इससे ही क्वेश्चन आता है, बोथ दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। अब एल्डिहाइड ग्रुप अगर फ्री नहीं है तो क्या बना सकता है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मैं एल्डिहाइड में आपको एल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दूँ, अगर आप एल्डिहाइड के चैप्टर पे जाएं तो आपने एसिटल का फॉर्मेशन पढ़ा होगा, हेमी एसिटल का फॉर्मेशन पढ़ा होगा, और मैं आपसे आज एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये बताइए कि ग्लूकोज हेमी एसिटल फॉर्म करता है साइक्लिक स्ट्रक्चर में कि एसिटल फॉर्म करता है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखवाइए, और नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, ये पढ़ते हैं कि हेमी एसिटल फॉर्म कैसे होता है। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास। ये टॉपिक क्या है, ग्लूकोज का क्या है, अल्फा ग्लूकोज और आपका बीटा ग्लूकोज के बारे में आज पढ़ने वाले हैं।
पहली चीज मैं क्लियर कर दूं कि जो अल्फा ग्लूकोज है और बीटा ग्लूकोज है वो दोनों क्या होते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अब मैं इसके बाद आपको ये बताऊंगा कि अल्फा ग्लूकोज कैसे बनता है, बीटा ग्लूकोज कैसे बनता है और साइक्लिक स्ट्रक्चर से कैसे डिफरेंट है और कौन से जो कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और कौन से कार्बोनिल ग्रुप आपस में अटैच होकर एक पूरा आपका 6 मेंबर रिंग का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो पहले हम पता करेंगे कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में से मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, कौन ज्यादा स्टेबल है और दोनों का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो अल्फा ग्लूकोज की पहले बात करते हैं। अल्फा ग्लूकोज क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और साइकिल और पहली बात ये जान दो कि दोनों बक्स क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का इनका क्या होता है, फ्लिप होता है, बाकी दोनों चीजें इन दोनों में सेम होती हैं, ठीक है। पहली चीज है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो अल्फा ग्लूकोज का होता है वो होता है 419 केल्विन, ठीक है। और अगर हम बीटा डी ग्लूकोज की बात करें तो बीटा डी ग्लूकोज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपको होता है 423 केल्विन। तो यहाँ से आप लोग को एक चीज तो क्लियर हो ही गई होगी कि जिसके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है उसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन नीट में पूछा जाए तो क्या कहेंगे, आपको पूछा जाए कि ये बताओ कि अल्फा ग्लूकोज है और एक तरफ बीटा ग्लूकोज है, तो दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल कौन होता है, तो आप क्या कर दोगे, आप किस पर टिक लगा दोगे, बीटा डी ग्लूकोज पर टिक लगा दोगे, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो उसकी खास तौर पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ही। अब हम बात करते हैं कि प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं, मतलब इसको हम लैब में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अल्फा डी ग्लूकोज को और बीटा डी ग्लूकोज को। तो अल्फा डी ग्लूकोज को अगर प्रिपेयर करना है तो दोनों में प्रोसेस सेम होती है। दोनों प्रोसेस कौन सी हम लोग अपनाते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अपनाते हैं, जिसमें हम क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्रिस्टल का फॉर्मेशन करने से पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि कंसंट्रेशन हमेशा हाई होना चाहिए, तभी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, प्रोसीड होती है। तो यहाँ पे क्या होता है अल्फा डी ग्लूकोज में कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 30 डिग्री सेल्सियस, या आपको केल्विन में अगर बात करूं तो 273 प्लस आप 30 कर देंगे तो आपको 303 आपको केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, रूम टेम्परेचर पे क्या करना है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेना है, किसका लेना है, ग्लूकोज का लेना है, और उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है। उसके कुछ दिनों के बाद जो उसमें क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे वो किसके क्रिस्टल्स होंगे, आपके अल्फा ग्लूकोज के क्रिस्टल्स होंगे। लेकिन अगर हमने बीटा डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस तो इसमें भी करनी होगी, लेकिन इसमें कौन सा सोल्यूशन रहेगा, हॉट एंड सेचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब इसका जो सोल्यूशन रहेगा वो काफी सेचुरेटेड तो होगा ही, लेकिन उसके साथ क्या होगा, वो हॉट भी होगा। मतलब उसे क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। वो टेम्परेचर क्या होगा, बीपी होगा। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं है, बीपी मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। ये लगभग होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के, जो कि होता है आपके 98 केल्विन, और 273 में अगर आपको प्लस करेंगे तो आपको केल्विन में मिल जाएगा 371 केल्विन। तो ये सी बात है किसकी, अल्फा ग्लूकोज के, बीटा ग्लूकोज की। अब हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर्स की और कैसे इनके 6 मेंबर रिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं किसके बारे में हम लोग, अब हम पढ़ते हैं अल्फा डी ग्लूकोज के बारे में और बीटा डी ग्लूकोज के बारे में, और इनके प्रिपरेशन के बारे में पढ़ लिया। कौन ज़्यादा स्टेबल है हमने ये भी पढ़ लिया, कौन ज़्यादा स्टेबल है, बीटा डी ग्लूकोज स्टेबल है, किससे ज़्यादा स्टेबल है, अल्फा डी ग्लूकोज से, ठीक है। ये बात तो सर समझ में आ गई, लेकिन जो साइकिल स्ट्रक्चर सर है वो समझ में मुझे नहीं आ रहा, और इसका जो फॉर्मेशन कैसे हुआ वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो बेटा मैं इसीलिए यहाँ पे खड़ा हूँ कि आपको सारी जो प्रॉब्लम्स हैं और सारी जो मिसकंसेप्शन है यहाँ पूरी खत्म कर दूंगा। आप आज के बाद से आप कभी भी यानी कहोगे मुझे साइकिल स्ट्रक्चर समझ नहीं आता, 6 मेंबर रिंग समझ में नहीं आती। तो सबसे पहली बात मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि देखिए, अगर आपको एक स्ट्रक्चर दिया जाए, ग्लूकोज का साइकिल स्ट्रक्चर दिया, आपसे पूछा जाए कि ये अल्फा डी ग्लूकोज है कि बीटा डी ग्लूकोज है, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, ये जहाँ से ऑक्सीजन अटैच्ड है, पहली बात तो ये कि जो C1 कार्बन होगा और जो C5 कार्बन होगा, इसी से क्या होंगे, ये ऑक्सीजन अटैच्ड होगा। ये आपको पहली चीज़ ध्यान रखनी है। और अगर जो ये OH ग्रुप है अगर इसके अंडर लाई कर रहा है, ये जो ऑक्सीजन है उसके अंडर लाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अल्फा डी ग्लूकोज हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी है। और अगर उसके अंडर एक हाइड्रोजन लाई करे और जो वो OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में आ जाए, तो क्या हो जाएगा, आपका बीटा डी ग्लूकोज हो जाएगा। बस यही डिफरेंस है, और बाकी दोनों स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो दोनों स्ट्रक्चर में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। अब हम बात करेंगे कि क्या एक पूरे के पूरे सॉल्यूशन में ये तीनों चीजें एक्सिस्ट करती है कि नहीं करती हैं, एकदम करती हैं। आपका अल्फा डी ग्लूकोज भी होता है, बीटा डी ग्लूकोज भी होता है, और आपका एक चेन स्ट्रक्चर भी होता है, जिसके मैंने कंसंट्रेशन या परसेंटेज मैंने आपके लिख सकती है। जो चेन स्ट्रक्चर होता है वो सबसे कम होता है, वो होता है 0.02%। जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है वो 64% होता है, मैंने लिखना भूल गया, 64% होता है, और यहाँ पे आपके ये होता है 34% होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसका फॉर्मेशन पढ़ते हैं कि फॉर्मेशन होता कैसे है। ये जो फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली किससे स्टार्ट होता है, वो होता है आपके स्टार्ट होता है आपके चेन स्ट्रक्चर से ही ये आपकी प्रोसेस स्टार्ट होती है। वो कैसे स्टार्ट होती है, जो फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, जो फर्स्ट नंबर कार्बन है उससे
क्या है, उसके पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। और जो आपका फिफ्थ नंबर का क्या है, फिफ्थ नंबर का क्या है, आपका जो एल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है, OH ग्रुप है, वो क्या करता है। अब आप ये पूछोगे कि सर फिफ्थ नंबर का जो एल्कोहलिक ग्रुप है, फिफ्थ कार्बन का, वही अटैक क्यों करता है। बेटा वो इसलिए अटैक करता है कि उसको क्या बनानी है, 6 मेंबर रिंग बनानी है, ठीक है। और 6 मेंबर रिंग तभी बनेगी जब वो फिफ्थ नंबर का कार्बन का जो OH होगा आपके कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करे। अब कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक कैसे करता है, थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं यहाँ पे। ये अटैक इसलिए करता है कि जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, उसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो जाके आपके जो कार्बन फर्स्ट है उस पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। अब उस पर अटैक करते हैं जो ऑक्सीजन अटैच्ड है कार्बोनिल ग्रुप में, जो C1 जो क्या है आपका कार्बोनिल कार्बन है, तो उससे जो क्या है ऑक्सीजन अटैच्ड है। जब कार्बन पे क्या होता है, ऑक्सीजन का अटैक होता है, तो ये जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो वो क्या कर लेता है, अपने जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के वो किसके पास आ जाते हैं, ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ के जो ऑक्सीजन है उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज आ गया। अब प्लस चार्ज जब यहाँ पे आता है तो इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देता है, प्लस चार्ज वाले ऑक्सीजन को, जिससे यहाँ प्लस चार्ज खत्म हो जाता है और हाइड्रोजन यहाँ पे उठ के कहाँ पे अटैच हो जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाते हैं। और OH यहाँ पे क्या करता है, एक एडिशनल क्या फॉर्म कर देता है आपका OH ग्रुप, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है फर्स्ट कार्बन पे। तो इसी तरह से क्या होता है, आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है। और सीधे इसके उल्टा अगर चले जाएं तो अगर ये लेफ्ट साइड में आ जाए OH, तो आपका क्या हो जाए, बीटा डी ग्लूकोज हो जाएगा। एक बात और ध्यान में रखनी है आपको कि तीनों जो फॉर्म्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होती है। मतलब अल्फा से क्या, अल्फा डी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उससे स्ट्रेट लीनियर चेन भी बन सकती है और स्ट्रेट लीनियर चेन से आपके बीटा ग्लूकोज भी बन सकती है। ये आपस में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होती हैं और टूटती बनती रहती हैं। ये बात ध्यान में रखनी है आपको। और एक बात तो बता दूं, जो C1 कार्बन होता है वही एक क्या करता है, वो आपका स्टीरियो सेंटर होता है। वही क्या करता है, उसकी जो फ्लिपिंग आपके अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज को ही क्रिएट करती है, इसलिए उसको C1 कार्बन को आपको जो आप ध्यान रखेंगे उसको क्या कहते हैं, हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में कौन सा नंबर का कार्बन जो होता है वो एनोमेरिक नंबर का कार्बन होता है। तो आपको ध्यान में रखिएगा कौन सा कार्बन होगा, C1 कार्बन होगा। मतलब जो पहला कार्बन होगा उसी को हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ी सी चीज़ें बची हैं कार्बोहाइड्रेट में, वो पढ़ेंगे। उसके बाद से हम प्रोटीन को स्टार्ट करेंगे। हैव अ गुड डे, और प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि उनकी भी जो दिक्कतें हैं ग्लूकोज की या साइक्लिक स्ट्रक्चर की वो भी खत्म हो जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए हमारे साथ। हैव अ गुड डे।